हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल ई हॉन्ट के पहले वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाषाएं लिखने, बोलने और पढ़ने के साथ साथ समझने का एक माध्यम है और आज के समय में इंग्लिश भाषा की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। बहुत सारे बच्चों के अंदर इंग्लिश बोलने को लेकर और इंग्लिश को समझने को लेकर एक भय सा रहता है। आपके अंदर के इंग्लिश के इसी भय को दूर करने और आपके ग्रामर पोर्शन को मजबूत बनाने के लिए हम इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में इंग्लिश की कुछ क्लासेस लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उन क्लासेस से अपनी इंग्लिश ग्रामर को और बेहतर करने की दिशा में प्रेरित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों से उपवाक्यों का निर्माण होता है और उपवाक्यों को आपस में जोड़कर हम वाक्य का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अगर मैं अंग्रेजी भाषा की बात करूं तो इंग्लिश भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। दो या दो से अधिक अल्फ़ाबेट मिलकर एक वर्ड का निर्माण करते हैं। जब वर्ड्स को अंग्रेजी भाषा के व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो उनसे हम क्लॉज अर्थात उपवाक्य की प्राप्ति करते हैं और दो या दो से अधिक उपवाक्यों को मिलाकर हम वाक्य अर्थात सेंटेंस की प्राप्ति करते हैं। आज का हमारा मुद्दा, आज का हमारा टॉपिक इन्हीं सेंटेंसेस के बारे में जानकारी लेना है। तो चलिए टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और जानकारी को बढ़ाते हैं। आपको मैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की जानकारी देना चाहूँगा। अंग्रेजी भाषा में आपको पता है टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं, जिनमें से आप 21 को कॉन्सोनेंट जानते हैं और आप 5 को वॉवेल्स के नाम से पहचानते हैं। इन वॉवेल्स के नामों की अगर मैं बात करूं तो इस क्राइटेरिया में रखा गया है ए, ई, आई, ओ और यू। इस टॉपिक को अल्फ़ाबेट के टॉपिक में आए हुए इन 26 वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के पेयर के बारे में हम ज़्यादा जानकारी आगे आने वाले क्लासेस में पाएंगे। हम वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी को बढ़ाते हैं। तो हिंदी भाषा में कहा जाता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को एक शब्द कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश डिफिनीशन की बात करता हूं वर्ड की, तो इंग्लिश डिफिनीशन में वर्ड की डिफिनीशन को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि टू और more than two alphabets make a word। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। ये परिभाषा थोड़ा सा और बेहतर अगर किया जाए तो दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाना है, उनसे एक शब्द की प्राप्ति होगी, किंतु वर्णों के लिखने का एक क्रम होना चाहिए और उस क्रम से रिलेटेड वीडियो आपको आगे आने वाले समय में चैनल पर मिलेगी। अभी हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं जो हमारा सेंटेंस है। तो शब्दों की मैं बात करूं तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं। टू और मोर देन टू अल्फाबेट्स मेक अ वर्ड। ढेर सारे शब्दों को या मैं कहूं दो या दो से अधिक शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखने से हमें क्लॉज की प्राप्ति होती है। क्लॉज एक अलग ही टॉपिक है जिसमें आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, सिंपल क्लॉज में, फिर कॉम्प्लेक्स क्लॉज में और कंपाउंड क्लॉज में, ये सब बहुत सारी चीजें आगे आपको समय के साथ वीडियोस में मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट्स की बात किया। अल्फाबेट्स 26 हैं अंग्रेजी भाषा में। 21 को हम कॉन्सोनेंट तथा 5 को हम वॉवेल्स कहते हैं। अल्फाबेट्स मिलकर वर्ड का निर्माण करते हैं। वर्ड की परिभाषा मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, या टू और मोर देन टू वर्ड अल्फाबेट्स मेक अ वर्ड। सेम वही कंडीशन क्लॉज की है। अगर मैं कह दूं कि टू और मोर देन टू वर्ड्स मेक अ क्लॉज, तो ये क्लॉज की डिफिनीशन हो गई एक जानकारी के तौर पर।
बाकी आपको व्यवस्थित जानकारी और व्यवस्थित डेफिनेशन आगे आने वाले टॉपिक्स में मिलेगी। हम बात करना चाहते हैं सेंटेंसेस की। तो चलिए, ये तो थी बेसिक जानकारी। हम वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है सेंटेंस। अगर सेंटेंस की हम बात करें तो सेंटेंस को हिंदी भाषा में वाक्य के नाम से जाना जाता है, और आपने अपनी क्लासेस में पढ़ी होंगी या आप आज जानकारी लीजिए कि 2 और more than 2 well arranged words make a sentence। दो या दो से अधिक कायदे से व्यवस्थित शब्द क्या बनाते हैं? एक वाक्य का निर्माण करते हैं। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो सेंटेंस इज a structure made with well arranged words। वाक्य एक स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है पूर्णतः व्यवस्थित शब्दों के द्वारा। अगर मैं तीसरी डेफिनेशन की बात करूं सबसे छोटी डेफिनेशन अगर मैं कहूं आज के लिए तो वेल अरेंज्ड वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। कायदे से व्यवस्थित शब्द एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो आपको आज की जानकारी में ये जानकारी दी गई वाक्य से संबंधित। आज की जानकारी में हमने ये पाया कि वाक्य को एक ढांचा कहा जा सकता है, ऐसा ढांचा जो कायदे से व्यवस्थित शब्दों द्वारा निर्मित किया गया है, अथवा कायदे से व्यवस्थित शब्दों द्वारा वाक्य का निर्माण होता है। तो इन डेफिनेशंस के द्वारा हमने इस चीज को दिखाने का प्रयास किया, हमने इस चीज को बताने का प्रयास किया कि वाक्य किसे कहते हैं। फिर से सुनिए, वाक्य शब्दों का वह जोड़ है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं। छोटी परिभाषा में याद करिए, वेल अरेंज्ड वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। साथियों, सेंटेंस की डेफिनेशन जानने के बाद अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। व्यवहार की दृष्टि से वाक्यों को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से को कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हिस्सा हमारा कहलाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरे हिस्से को हमने नाम दिया है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर मैं फोर्थ काइंड की बात कर लूं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ टाइप हमारा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में और जानकारी के लिए हम असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन अभी आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा और जानकारी, असर्टिव सेंटेंस एक्चुअल में किसी भी बात को कहने, किसी भी तथ्य को कहने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। डेफिनेशन और एग्जाम्पल अभी आपको आगे विस्तार से बताया जाएगा। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 हिस्से बताए गए हैं। एक का नाम है अफर्मेटिव, जिसमें सकारात्मक बातें बताई जाती हैं। दूसरे को हमने डिवाइड किया है निगेटिव के नाम से, जिसमें
नकारात्मक बातों की, नकारात्मक तथ्यों की चर्चा होती है। सेंटेंस की डिफिनीशन और सेंटेंसेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। शब्दों के युग्म को व्यवस्थित ढंग से लिखा जाए तो वो एक वाक्य बनाते हैं, ऐसा आपको आगे की क्लास में अभी कुछ देर पहले बताया गया है। अब हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, मैंने आपको बताया सेंटेंस को उपयोग की दृष्टि से 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फिर अगर हम असर्टिव सेंटेंसेस को और ज़्यादा क्लेरिफाई करते हैं तो इसके 2 और भाग निकल के सामने आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये बेसिक जानकारी थी। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस टॉपिक के पहले असर्टिव सेंटेंस हिस्से के बारे में और जानकारी लेंगे और उदाहरणों के माध्यम से हम इस सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को समझेंगे और किसी भी स्थान पर, चाहे वो आगे चल के आप टेंस पढ़ें, चाहे वो आप एक्टिव पैसिव पढ़ें, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, चाहे आपको सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी सिखाया जाएगा, जहाँ भी आप वाक्यों को बनाएंगे आपको इन्हीं 5 तरीके के वाक्यों की सहायता लेनी पड़ेगी। इस वजह से सबसे पहले ही आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाता है और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ ये बताया जाता है कि आप वाक्य को पहचानना सीख लीजिए। अगर आपने वाक्य को पहचानना सीख लिया तो आपके लिए आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। भाई, जब तक आप पहचानेंगे ही नहीं कि कौन है क्या है, तब तक उसके साथ कैसा व्यवहार करना है आप कैसे जानेंगे। एक अननोन व्यक्ति के साथ आपको कैसा बिहेव करना है, इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। और अगर वही व्यक्ति को आपने देखा, आप उसको मिल चुके हो, आप उसको पहचान रहे हो, उसकी प्रकृति क्या है, उसका व्यवहार क्या है, तो आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने की एक छूट मिल जाती है। आपको एक पूर्वानुमान हो जाता है कि अरे ये सेंटेंस तो इस टाइप का है, इस टाइप के सेंटेंस का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं। आप उन्हीं नियमों कानूनों को वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और आपके ट्रांसलेशन और बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ असर्टिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, आपको जानकारी के लिए बताया जाता है, जितना ही आप वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखेंगे, जैसे ये पहली क्लास है, इस क्लास में भी आपको बहुत सारे ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जिनकी मीनिंग आपको पहले से नहीं पता है। तो आप एक काम करिएगा कि जब आप इस क्लास का नोट्स बनाइए तो आपको ये ध्यान रहे कि एक अलग से, चाहे आप वर्ड पावर के नाम से या वर्ड मीनिंग्स के नाम से एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, या आप उसी पेज पर, जिस पेज पर ग्रामर का नोट्स बना रहे हैं, ऊपर कहीं कॉर्नर में आपको उस पेज पर लिखे हुए शब्दों में से किस शब्द का मीनिंग नहीं आ रहा है, उसका क्या एंटोनिम सिनोनिम्स हो सकता है, अपने साथ एक आप लोग डिक्शनरी कैरी करिए। जितने भी हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो 6 क्लास के हों, चाहे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th या आगे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले हों, आपके घर में एक डिक्शनरी होना मस्ट है। डिक्शनरी होने से आप शब्दों के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जानकारी को और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो एक भारी भरकम डेफिनेशन और एक आसान डेफिनेशन दोनों को जानना जरूरी है और दोनों को और सरल भाषा में समझना जरूरी है। अगर मैं भारी भरकम डेफिनेशन की बात करूँ तो असर्टिव सेंटेंस को हम कह सकते हैं अ डिक्लेरेशन और अ स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू रिफ्लेक्ट वंस आइडिया एंड इमोशन। थोड़ा सा लंबा सा है और थोड़ा सा हैवी है सुनने में, लेकिन एक अच्छी डिफिनीशन है। चलिए हम इसको आपको लिखते हैं, बताते हैं और इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी और छोटे हिस्से में तोड़ के समझाते हैं। मैंने कहा अ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन है, क्या है? और अ स्टेटमेंट। अ डिक्लेरेशन और अ स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स a declaration or a statement that includes a collection of words
A declaration or a statement then includes a collection of words used to reflect one's idea, used to reflect one's idea or emotion। अगर हम इस डिफिनेशन की हिंदी की बात करें तो अ डिक्लेरेशन और अ स्टेटमेंट, आपको पता है डिक्लेयर करने का मतलब होता है घोषित करना या घोषणा करना। जैसे आपको बताया जाता है ना कि आपका एग्ज़ाम जो है उसकी डेट आ गई है, आपके एग्ज़ाम की परीक्षा तिथि, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपके बोर्ड्स पेपर होंगे या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना। तो डिक्लेरेशन एक नाउन है, डिक्लेयर से बना है और इसका मतलब होता है घोषित करना या घोषणा करना। स्टेटमेंट को हम वक्तव्य कह सकते हैं या बात कह सकते हैं, एक घोषणा भी कहा जाता है, वक्तव्य भी आप कह सकते हैं। तो एक तरीके का एक घोषणा है या एक वक्तव्य है, क्या है, दैट इंक्लूड्स, इंक्लूड का मतलब होता है समाहित करना, दैट इंक्लूड्स जो समाहित करता है, जिसमें समाहित होते हैं, क्या समाहित होते हैं, अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब झुंड, जिसको आप ग्रुप भी कहते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, यूज्ड टू रिफ्लेक्ट, दर्शाने के लिए, आपने रिफ्लेक्शन साइंस में एक शब्द सुना होगा, दर्शित करना, परावर्तित, परावर्तन आपने जाना होगा। तो ये परावर्तित करते हैं या दर्शाते हैं क्या, वंस, प्रोनाउन का एक हिस्सा है, वन प्रोनाउन का पॉसेसिव केस है। आपको प्रोनाउन में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहिए। वंस आइडिया, वंस आइडिया, किसी के विचार और इमोशन अथवा भावनाएं। फिर से अगर हम बात करें, अ डिक्लेरेशन और अ स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स अ कलेक्शन ऑफ words used to reflect one's idea or emotion। एक घोषणा या एक घोषित किया जाना, क्या घोषित किया जाना, एक वक्तव्य, दैट इंक्लूड्स जो समाहित करता है, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूहों को, यूज्ड टू रिफ्लेक्ट, दर्शाने के लिए, वंस आइडियोलॉजी या वंस आइडिया और इमोशन, किसी का विचार या भावनाएं। ठीक, तो शब्दों का ऐसा समूह या ऐसे शब्द समूह जो किसी भी व्यक्ति के विचारों को या भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, या वो असर्टिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। अगर मैं दूसरी डिफिनेशन की बात कर लूं जो समझने में भी आसान है और कोई अगर आपसे पूछ लेता है, देखिए अगर आपके एग्जामिनेशन में डिफिनेशन पूछी जाती है, फिलहाल चाहे आप बोर्ड्स की बात कर लें या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर लें, अब कहीं भी किसी भी परिभाषा के बारे में पूछने या बताने को नहीं कहा जाता है। फिलहाल तब भी आप जानते रहिए, अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आपके नाते रिश्तेदार मिल जाते हैं या आपका कोई टीचर है जो पूछता है कि अच्छा आपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, आप कहते हैं हाँ पढ़ा है, वो कहता है चलिए बताइए असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब ये डिफिनीशन हो सकता है तब आपकी ज़ुबान पे ना हो, बड़ी डिफिनीशन है, तो आप एक छोटी सी डिफिनीशन को याद करिए, इतना बता देने भर मात्र से या इतना बोलकर और उसको हिंदी में थोड़ा सा और बढ़ाकर समझा देने भर मात्र से ये क्लियर हो जाएगा, ये दर्शित हो जाएगा कि आपको सेंटेंस के बारे में और असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानकारी है। क्या बता देना है, केवल और केवल 4 शब्दों की एक डिफिनीशन है, इट स्टेट्स अ फैक्ट, फैक्ट का मतलब तथ्य, इट स्टेट्स का मतलब दर्शाता है, इट स्टेट्स अ फैक्ट, यह एक तथ्य को दर्शाता है। बस इतनी सी डिफिनीशन बताए जाने के लिए पर्याप्त है। तो तथ्यों को दर्शाने के लिए
जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, चलिए असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। कोई भी फैक्ट बताना है, चलिए बता देते हैं। राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है, तथ्य हुआ, स्टेटमेंट हुआ। मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस को आगे चल के दो और भागों में बांटा गया है। उसी दूसरे भाग का जिसको हम नेगेटिव कहते हैं उसका एक एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ, फिर अभी हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में और जानकारी देते हैं। एक तथ्य ये भी तो है कि राम इज नॉट अ बॉय। राम एक लड़का नहीं है। लड़का नहीं है तो क्या हो सकता है? यहाँ लड़का नहीं है कहने से मतलब सामान्य लड़के से हो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसा कहा जा सकता है। या मैंने कहा सीता इज स्मार्ट। सीता स्मार्ट की हिंदी जब आप बेटा सर्च करेंगे या आप जब खोज करेंगे तो स्मार्ट शब्द को यूज किया जाता है ब्रेन की शार्पनेस को दर्शाने के लिए। स्मार्ट, सीता इज स्मार्ट। सीता तीव्र बुद्धि की है या सीता प्रवीण है, चतुर है, ऐसे सेंस में। अगर इसी को, अगर ये एक स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट ये भी तो हो सकता है कि सीता इज नॉट स्मार्ट। सीता स्मार्ट नहीं है। तो कहने का मतलब है असर्टिव सेंटेंस में स्टेटमेंट्स के बारे में बात किया जाता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो फैक्ट्स को दर्शाते हैं, और फैक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और फैक्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी वजहों से असर्टिव सेंटेंस को आगे चलकर दो हिस्सों के बारे में बांटा गया है। दो हिस्सों के बारे में असर्टिव सेंटेंस के बनाया गया है। असर्टिव सेंटेंस के अगर हम टाइप्स की बात करें तो पहला आता है अफर्मेटिव और नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव। देखिए, डेफिनेशन जानना, डेफिनेशन याद करना जरूरी है, इस वजह से कि अगर आपसे किसी ने कभी पूछा या आपको अपने छोटे भाई बहनों को या घर में किसी भी व्यक्ति को बताना हुआ कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति जब पूछता है तो सबसे पहले उसके बारे में ही पूछता है, और बारे में ही पूछने पर आपको परिभाषा ही बतानी पड़ेगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, क्या है, और क्या है नेगेटिव सेंटेंस, इन दोनों पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस वो हैं जिनको पढ़ने से, जिनको बोलने से, जिनको लिखने से और उसके बाद उनको समझने से ये पता चलता है कि किसी भी तथ्य को एक सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसी भी तथ्य का जो भाव है वो पॉजिटिव भाव है। किसी भी सेंटेंस को पढ़ने पर अगर आपको लगता है कि इसमें एक सामान्य बात बताई गई है और जो कि नेगेटिव नहीं है, जो जिसमें नकारात्मक भाव नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसमें सकारात्मक भाव है। तो सकारात्मक भाव वाले जितने भी सेंटेंस होंगे हम उनको अफर्मेटिव के अंतर्गत रखेंगे। सेम वही ऐसे सेंटेंस जिनको पढ़ने से आपको निगेशन का भाव आता है, आपको उन सेंटेंसेस को पढ़ने से लगता है कि इसमें कोई नकारात्मक बात बताई गई है। नकारात्मक बात का मतलब कि इस सेंटेंस को पढ़ने से किसी भी बात का ना होना पाया जाता है, तो हम उसको नेगेटिव सेंटेंस में रख देते हैं। आप फिर से जानिए, ऐसे सेंटेंस, शब्दों के ऐसे युग्म जिनको पढ़ने से किसी कार्य का होना पाया जाता है, सामान्य परिभाषा के बारे में समझिए, समझने के हिसाब से उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और वहीं अगर कार्य का ना होना पाया गया तो हम उनको नेगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया, जैसे राम प्लेज हॉकी। राम हॉकी खेलता है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट का अगर हमको ये बताना हो कि राम हॉकी नहीं खेलता है, तो हम उसे जिस भाग के अंतर्गत रखेंगे उसी को तो हमने नेगेटिव नाम दिया है। हमने इसका क्या कर दिया, राम डज नॉट प्ले हॉकी।
यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस क्यों लगा, यहाँ डज नॉट क्यों लगा, ये आगे आने क्लासेस में आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि राम क्योंकि बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है और अकॉर्डिंग टू द लॉ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस को लिखा गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है। यस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है, आगे जब आप वो वर्ब पढ़ाया जाएगा तो आपको उस वीडियोज़ में जानकारी पूरी मिलेगी। और हाँ की तो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में हम आपको सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना सिखाएंगे आने वाली क्लासेस में। आप किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे वो एक पूरा का पूरा 4-5 लाइन का एक पैसेज हो, आप उसको पढ़ते जाएंगे और पढ़ने के साथ साथ ही उसमें जितने शब्द लिखे गए हैं वो सिंटैक्स के किस स्टेज के हैं, वो नाउन के हैं कि प्रोनाउन के हैं कि एडजेक्टिव हैं कि वर्ब हैं, एडवर्ब हैं, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, आर्टिकल है, क्या है, आप उस शब्द को जब तक देखते ही नहीं पहचानेंगे तब तक आपको ट्रांसलेशन करने में और आगे की क्लासेस को और कंटिन्यू करने में दिक्कत होगी। तो जैसे ये क्लासेस चल रही हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर चीज़ के बारे में विस्तार में बताते जाएंगे। चलिए, तो मैंने ये बताया कि अगर सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का माना जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है तो आप सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, कहाँ यस लगता है, कहाँ ईएस लगता है, ये जानकारी आपको आगे दिया जाएगा। और ये हुआ ऑब्जेक्ट। सेम वही राम क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको अगर टेंस की मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव स्ट्रक्चर में बताया जाता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंस को दिखाने के लिए नॉट लगता है, प्ले हॉकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के और एग्जांपल्स को देखते हैं और थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि नेगेटिव में बेटा केवल नॉट ही नहीं है, नो के भी यूजेस हैं, नेवर के भी यूजेस हैं और एक दो और भी वर्ड्स हैं जो नेगेशन को दिखाते हैं, जिनसे नकारात्मकता का भाव आता है, उनको भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। चलिए जानकारी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में एक दो जानकारी और देते हैं। जैसे मैंने कहा हेयर इज सम स्पेस, हेयर इज सम प्लेस। अफर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने से ही वाक्य को पता चलता है कि सकारात्मकता का भाव दर्शाने वाला वाक्य है। अगर इसी को हमें नकारात्मक में बदलना है, आपको जब भी मैं आगे इंटरचेंजेस पढ़ाऊंगा तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव से वापस अफर्मेटिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी में परिवर्तित करना, असर्टिव को, बहुत सारी चीज़ें आगे आपको पढ़ाई जाएंगी। नेगेटिव में मैंने बात किया था तो मैंने कहा था केवल नॉट ही नहीं है, तो नॉट ही नहीं है तो और क्या है, नो का भी तो आप यूज़ करते हैं। इसी सेंटेंस को मैंने इस वजह से लिखा कि इसी के नेगेटिव आपको देखिए, हियर इज नो रूम, या स्पेस आपने लिखा है तो स्पेस ही लिखते हुए, जगह के लिए रूम का भी यूज होता है। हियर इज नो स्पेस, यहां कोई भी जगह नहीं है, तो कुछ जगह है कोई भी जगह नहीं है, नेगेटिव है, नो आया। अगर मैं और एग्जांपल की बात करता हूं नेगेटिव सेंटेंसेस में, ही नेवर कम्स हियर, वह यहां कभी नहीं आता है। कभी नहीं के लिए आप नेवर का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार में जो पहला सेंटेंस है, जो पहले प्रकार का सेंटेंस है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन आपको बताई गई कि ऐसे सेंटेंस जो स्टेट करते हैं, दर्शाते हैं तथ्यों को, उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो हिस्सों के बारे में मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अभी आपको इनके डिफिनीशन के बारे में और विस्तार से जानकारी दिया जाएगा जब हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाएंगे वहाँ। अभी आपको, क्योंकि सेंटेंस पार्ट के अंतर्गत अगर हम बेटा इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताने लगेंगे तो इसके साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने में और इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने में इतना आनंद आता है और इतनी ज़्यादा वैरायटी है हर शब्द के साथ, वो अपनी अलग अलग आइडेंटिटी लेके आते हैं कि अगर हम चैप्टर से थोड़ा सा और डीप जाएंगे,
शब्दों पे बात करने लगेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर पे बात करने लगेंगे, तो जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, उससे हटकर वीडियो किसी अलग ही दिशा में चली जाएगी, किसी अलग ही टॉपिक को हम खोल देंगे। बहुआयामी चीज़ें हैं, ये मल्टी डायमेंशनल हैं। तो हम जहाँ हैं उसकी बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दिया गया कि आप सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस हैं, ये तथ्यों को दर्शाते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये सकारात्मक बात को कहते हैं और ये जो है ये नकारात्मक बात को दर्शाते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया कि जहां जिस सेंटेंस को पढ़ने पर आपको पॉजिटिविटी का सेंस आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात सकारात्मक रूप से बताई गई है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। या आप इसको पॉजिटिव सेंस ये देते हैं, मैंने आपको बताया है। सेम वही पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव होता है, आपको पता ही है, ठीक। तो दूसरा हिस्सा इसका नेगेटिव सेंटेंस होता है। इन सेंटेंसेस को पढ़ने से हमें लगता है कि इसमें किसी भी तथ्य के ना होने के बारे में बताया गया है, होने के बारे में बताया गया है तो पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नहीं होने के बारे में बताया गया है तो नेगेटिव। मैंने आपको बताया आप पहचानेंगे कैसे। नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका है, इनमें नॉट लगा हुआ मिलेगा, इनमें नो लगा हुआ मिलेगा, इनमें नेवर का यूज मिलेगा, और भी कुछ शब्द हैं जो आकर नकारात्मक सेंस को दर्शाते हैं और वाक्य को नेगेटिव की ओर मोड़ देते हैं। इनके बारे में आपको जब मैंने बताया स्ट्रक्चर पढ़ाए जाएंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आई होप कि आपको सेंटेंस का पहला असर्टिव सेंटेंस कायदे से समझ में आया हुआ होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इसके बारे में और डिटेल में आपको समझाया जाना चाहिए। और मैंने आपको कहा है और मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, आपको अभी सेंटेंसेस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ कहीं भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे बेटा, तो सेंटेंस तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके बारे में आपको बार बार लगातार इतनी बार बताया जाएगा कि आपको चीज़ें ना चाहते हुए भी याद हो जाएंगी। चलिए, अगर हम दूसरे टाइप की बात कर लें, सेंटेंसेस के भाग के दूसरे हिस्से पे चलें, तो मैंने आपको भी बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या करते हैं? ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। सीधी सी सिंपल सी आप परिभाषा याद कर लीजिए कि ये क्या करते हैं। इट आस्क्स क्वेश्चन, बस ये प्रश्न पूछते हैं या ये प्रश्न पूछने में सहायक होते हैं या इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। आप कई तरीके से इसकी परिभाषा को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अब प्रश्न पूछा जाएगा तो जो भी बच्चे आप पिछली क्लासेस में अपने पढ़ के आए हुए होंगे कि प्रश्न को पूछने के दो तरीके होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ जानकारी दी ही जा रही है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं, जिससे इसके बारे में पढ़ने में, समझने में, लिखने में और समझाने में भी आसानी होती है। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के भागों की बात करें, प्रश्न पूछने के लिए जिन दो तरीके के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जिन दो तरीकों का प्रयोग किया जाता है, उसमें आपको बेसिक रूप में जानकारी दी जाती है। पहला तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं यस नो टाइप। अब ये यस नो टाइप क्या है? ये वह तरीका है, इसमें उस तरीके के वाक्य आते हैं, उस तरीके के वाक्यों को पूछा जाता है जिनका जवाब आप या तो हाँ में या तो नहीं में दे सकते हैं। जैसे, क्या हम मनुष्य हैं? इस एक स्टेटमेंट का जवाब आप या तो हाँ में दे सकते हैं या तो नहीं में। क्या तुम बाजार जाओगे? क्या तुमने भोजन किया? क्या तुम कक्षा 9वीं के छात्र हो? क्या तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो? क्या तुम्हारी नौकरी लग गई है? क्या तुम थके हुए हो? आपको ऐसे सेंटेंसेस जिनके शुरुआत में क्या दिख जाए, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का साइन इंटरोगेशन मार्क आपको पता ही है, नहीं हो तो आप जानकारी ले लीजिए। और वाक्य के अंत में ये इंटरोगेशन मार्क दिख जाए,
आप तुरंत ये जान लेंगे कि इस स्टेटमेंट का, इस प्रश्न का जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे क्या हम भारतीय हैं? आप देखिए इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। हाँ, अगर हम भारत के निवासी हैं तो हम भारतीय कहेंगे, अगर हम कहीं और के निवासी हैं तो हम इसका जवाब नहीं भी दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में, यस या नो में दिया जा सकता है, उनको हम यस नो टाइप कहते हैं। सर हिंदी में तो पहचान लेंगे, शुरुआत में क्या दिख जाएगा तो पहचानेंगे, इंग्लिश में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे कि इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है कि नहीं। भाई हिंदी में अगर है तो आपने कैसे पहचान लिया, इंग्लिश में आप कैसे पहचानेंगे? तो मैं बताता हूं कैसे पहचानेंगे। ऐसे पहचानेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत ही ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, जिसको आप सामान्य भाषा में उसी के हिस्से को हेल्पिंग वर्ब कहते हो। हेल्पिंग वर्ब आपको वर्ब के सेक्शन में पढ़ाए जाएंगे कि ऐसे वर्ब्स जो टेंस के निर्धारण में मेन वर्ब की मदद करते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो सामान्य भाषा में जानकारी के लिए जानिए कि ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आता है, जिनकी शुरुआत में ऑक्सिलरीज आती हैं, जिनका जवाब यस या नो में आप दे सकते हैं, उन्हें हम यस नो टाइप में इस शीर्षक के अंतर्गत उनके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, कोई व्यक्ति आपसे मिला, उसने आपसे पूछा आर यू अ स्टूडेंट? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? देखिए आप इसका जवाब दे सकते हैं यस या नो में। नहीं, यस, हाँ। अब आप इसको और जानकारी को पूरा बताना चाहते हैं तो यस आई एम अ स्टूडेंट, हाँ मैं एक विद्यार्थी हूं, आप पूरा जवाब दीजिए। अगर आपने केवल और केवल हाँ कह दिया कि हाँ, तो आप मैं एक विद्यार्थी हूं ये बात कहिए या ना कहिए, फर्क नहीं पड़ता। आपके हाँ कह देने भर मात्र से एक चीज ये क्लियर हो गई कि आप विद्यार्थी हैं। ठीक, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इज ही प्लेइंग? क्या वह खेल रहा है? क्या हम इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां शुरुआत में आपको वर्ब दिख गई, जहां शुरुआत ही आपको ऑक्सिलरी से मिल गया, आप आंख मूंद के यस या नो में उसका जवाब दे सकते हैं। ऑक्सिलरीज क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, वर्ब क्या है, ये सारी चीजें आप वर्ब टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। वीडियो आपको आगे प्लेलिस्ट में मिलती जाएगी, जैसे जैसे वीडियोज ऐड होती जाएंगी। इज ही प्लेइंग? क्या वह खेल रहा है? देखते हैं हम इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं कि नहीं। मैंने कह दिया नो, ही इज नॉट प्लेइंग, नहीं वह नहीं खेल रहा है, पूरा जवाब। आपने इसको नहीं लिखा, आपने केवल कह दिया नो, नहीं, तो भी इसका जवाब ये पूरा हो गया कि क्या वह खेल रहा है? नहीं। नहीं का मतलब कि नहीं, वह नहीं खेल रहा है। फिर से देखिए, आर यू स्टूडेंट? क्या तुम विद्यार्थी हो? शुरुआत में ऑक्सिलरी आया, आप जवाब दे सकते हो यस या नो से, यस नो टाइप में। ठीक, क्या कह सकते हो आप? ऐसे सेंटेंसेस जो ऑक्सिलरी से शुरुआत होती है, जिनकी बच्चों को समझाने के लिए बता दिया जाता है क्लासेज में, जिनके शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आवे, जिनकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आवे, जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकें, उसको हम यस नो टाइप के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, चलिए बाकी आपको मैंने बताया, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते जाएंगे। भाई आप सेंटेंस को लिखेंगे तो सेंटेंस की प्रकृति के आधार पर ही लिखेंगे। किसी भी टॉपिक को बिना सेंटेंसेस के तो पढ़ाया नहीं जा सकता।
अब आप सेंटेंस को लिखेंगे तो या तो वो अफर्मेटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा जो असर्टिव के अंतर्गत आएगा, या तो इंटरोगेटिव होगा, या तो वो ऑप्टेटिव होगा, या वो एक्सक्लेमेटरी होगा, या वो इंपरेटिव होगा। जो भी होगा वो इसी के अंतर्गत ही तो आएगा। तो आप आगे पढ़ते जब भी जाएंगे, जहाँ जहाँ जैसे जैसे सेंटेंस मिलते चलेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी और आपको चीज़ें और बेहतर से समझ में आती चलेंगी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला ये समझ में आया होगा कि हाँ, हम ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। इनके दो तरीके होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक है यस नो टाइप, जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी शुरुआत वर्ब से होती है और इनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं, उनको हम QW टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप कहते हैं। अब ये QW टाइप क्या है? ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनकी शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। कैसे? इंग्लिश में तो शुरुआत में आएंगे क्वेश्चन वर्ड, हिंदी में बीच में आएंगे। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न सूचक शब्द का इस्तेमाल बीच में किया जाता है, अंग्रेजी में वही कहेंगे, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बता के समझाता हूं। उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड टाइप या प्रश्न सूचक वाक्यों वाले कह सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस हिंदी में समझिए, तुम्हारा क्या नाम है? देखिए, प्रश्न सूचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। क्या? वे कहाँ रहते हैं? देखिए, कहाँ बीच में आया है। तो जो प्रश्न सूचक शब्द हैं, कब, कहाँ, कैसे, बीच में आते हैं। इनकी अंग्रेजी कहाँ आती है? आगे आती है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो ही वो क्वेश्चन वर्ड टाइप में आएंगे। भाई, कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें तो किसी ने शुरुआत में आया है। तो अगर केवल ये परिभाषा जो छोटे क्लास के बच्चों को बता दिया जाता है कि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए और उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी तो वो क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है, इस परिभाषा को वेरीफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है जब सेंटेंस ऐसे आ जाता है। कौन सी किताब खरीदोगे? कितने बच्चे पिकनिक गए हैं, घूमने गए हैं, सैर सपाटा करने गए हैं? कौन सी किताब तुमको अच्छी लगती है? कितने रुपयों की तुमको ज़रूरत है? ये सब भी तो प्रश्न पूछने वाले ही हैं। इसमें हिंदी भाषा में, हिंदी वाक्यों में भी तो कब, कौन, कहाँ, कितने, कौन सा, कौन सी, ये सब बीच में नहीं आए हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बीच में और आगे के चक्कर में पढ़िएगा ही मत, सीधी बात। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के कौन से टॉपिक के अंतर्गत? क्वेश्चन वर्ड टाइप, QW टाइप। QW टाइप प्रश्न सूचक शब्द आएंगे। अब अगर वो बीच में आते हैं या अगर वो शुरुआत में आते हैं, किस टेंस के हैं, कैसे सेंटेंस हैं, उनके लिए कौन सा रूल बताया गया है, उसके अंतर्गत हम ट्रांसलेशन करेंगे। इन दोनों का ट्रांसलेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। क्या के लिए आपने यूज़ किया है आपको पता होगा, व्हाट। ठीक, एक चीज़ याद रखिए, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसको, किसका, ये सब प्रश्नसूचक शब्द हैं। अगर आपसे हो सके तो आप इनकी जानकारी अपनी किताबों से ले लीजिए, या आपको इसकी जानकारी होगी या आगे आने वाली क्लास में जब मैं आपको इनके बारे में विस्तार में बताऊंगा कि ये नॉमिनेटिव केस में कैसे यूज़ होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज़ होते हैं, ये पॉसेसिव केस में कैसे यूज़ होते हैं, यही शब्द रिलेटिव के रूप में जब
इनका थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन चेंज होता है, तो इनके प्रयोग करने की विधियां और प्रयोग करने के तरीकों में परिवर्तन आ जाता है। इसके बारे में आपको विस्तार में आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज तुम्हारा नाम, तो योर नेम। देखिए, क्या यहाँ शुरुआत वर्ब से हो रही है या यहाँ शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही है? जाहिर सी बात है क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, तो ये क्वेश्चन वर्ड टाइप हो गया। वे कहाँ रहते हैं, प्रश्न पूछने का काम, कहाँ के लिए वेयर। रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वे प्लूरल है तो बेटा डू का ही प्रयोग होगा, वेयर डू। वे के लिए दे और रहना का लिव। तो ऐसे प्रश्न जिनके शुरुआत में वर्ब मिल जाए, जिसका जवाब यस या नो में, हाँ या नहीं में दिया जा सके, उसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप। इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही दूसरे हिस्से में ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसे हम क्वेश्चन वर्ड टाइप के नाम से एक नए हिस्से में पढ़ते हैं। और शुरुआत में इनको पहचानने का तरीका क्या है? हिंदी में पहचानेंगे तो क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे, शुरुआत में भी मिल सकते हैं, बीच में भी मिल सकते हैं। इंग्लिश में देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा शुरुआत में लगे हुए मिलेंगे, और लास्ट में आपको इंटरोगेशन मार्क मिल जाए तो आप पहचान लेंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं। आई होप कि आपको असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जो जानकारी दी गई वो अच्छी लगी हुई होगी। अब हम बात करेंगे सेंटेंस के तीसरे हिस्से के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, कैसे हैं, इनकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको अभी आप सेंटेंस के अंतर्गत इन पांचों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आगे आने वाली क्लास में इनको इंडिविजुअल रूप में दोबारा पढ़ाया जाएगा और इंडिविजुअली इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। चलिए हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। चलिए हम बात करते हैं सेंटेंसेस के तीसरे हिस्से के बारे में, तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में, जिसका नाम होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक शब्द को पढ़ते ही सुनते ही आपको ये तुरंत पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाता है कि ऐसे वाक्य जिनमें मन की कामनाओं के बारे में बात किया जाता है, ऐसे वाक्य जिनमें इच्छाओं के बारे में बात किया जाता है, उन्हें हम इच्छा सूचक शब्द के साथ पहचान लेंगे और उन्हें हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। दो डेफिनेशन मैंने टाइम को बचाने के लिए पहले से ही लिख लिया है। इट एक्सप्रेसेस विशेस और प्रेयर्स, डिजायर्स एटसेट्रा। इट एक्सप्रेसेस, यह दर्शाता है, यह जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है? विशेस, शुभकामनाओं को, और प्रेयर्स, प्रार्थनाओं को, डिजायर्स, इच्छाओं को। तो मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, काश हम चिड़िया होते, काश हम राजा होते, काश हमारे पास बहुत सारा पैसा होता, काश हम बिना पढ़े पास हो जाते, ये सब शुभकामनाएं। आप किसी का बर्थडे रहता है तो कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, बहुत सारी चीज़ें। प्रेयर्स, भगवान आपको खुश रखें, भगवान आपको समृद्ध करें, भगवान आपको बुद्धि दें कि आप पढ़ें, पेपर नज़दीक आने वाले हैं, जिम्मेदारियां हैं, पढ़ाई ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट एक्सप्रेसेस विशेस और प्रेयर्स, डिजायर्स एटसेट्रा। दूसरे डेफिनेशन की मैं बात करूं तो कह रहा है इट इंडिकेट्स अ विश और होप रिगार्डिंग अ गिवन एक्शन। एक जो काम हो रहा है, एक जो काम के बारे में व्यक्ति कह रहा है, उस काम से संबंधित जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी आशाएं हैं, उस वाक्य में जो उसने बताया है, उसे हम कहाँ रखते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। ये बेटा यूजुअली इनकी जो शुरुआत होती है वो मे से होती है। इनकी शुरुआत में लेट आ सकता है, इनकी शुरुआत में विश का यूज होता है। अगर आप कह दीजिए तो बहुत सारे सेंटेंसेस में जो खुशी प्रकट करने वाले हैं उनके स्ट्रक्चर बहुत तरीके से बनते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे, मेरी क्रिसमस, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बहुत सारी चीज़ें। कुल मिलाकर हम एक चीज़ ये जानते हैं कि ऐसे वाक्य
जिनको पढ़ने से, जिनको सुनते ही, जिनको समझते ही ये जानकारी हमें मिल जाए कि इसमें मानव हृदय की कामनाओं के बारे में, इच्छाओं के बारे में, मानव द्वारा कही गई बातों के बारे में, चाहे वो सकारात्मक अर्थ रखती हों कि भगवान करे तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओ, या वो नकारात्मक अर्थ रखती हो, नकारात्मक भाव प्रकट करती हो कि भगवान करे जो तुम्हारा है सब चला जाए। जैसे आप किसी से नाराज हो जाते हो गुस्से में, तो कहते हो कि आपने अपने भाई बहन से कोई सामान मांगा, उसने कहा नहीं ये मेरा है, हम नहीं देंगे, तो आपने कहा कि भगवान करे तुम्हारा टूट जाए, भगवान करे तुम्हारा खो जाए, नेगेटिव सेंस। तो अगर हम विश की बात करते हैं, इच्छाओं के बारे में, तो इंसान के मन में सकारात्मक इच्छाएं किसी व्यक्ति को लेकर होती हैं और नकारात्मक इच्छाएं भी होती हैं। विश को ही अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ूं तो एक में विशेष आती हैं, विशी आती हैं, और इच्छाएं एक आपकी नेगेटिव सेंस वाली होती हैं जिनको हम क्रश कहते हैं। विश का मतलब अगर मैं ऐसे कह दूं कि वरदान, और कर्ष का मतलब श्राप। जैसे आप गांव में कोई बुजुर्ग है, आप उसको परेशान कर देते हो, वो आपको, अब जैसे अवध प्रांत में अपने कहा जाता है, अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपने किसी को परेशान कर दिया तो उसने आपको बुरा भला कुछ कह दिया, उसी बुरे भले में जो भावना निकल के आती है, आपको धारावाहिकों में जो रिलीजियस है उसमें दिखाया जाता है कि किसी ने किसी योगी, किसी मुनि को परेशान कर दिया, उन्होंने कहा जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तो उनके भी तो मन की वो कामना है, बस वो कामना किसी के लिए पॉजिटिव अर्थ को ना रखते हुए नेगेटिविटी को दर्शाती है, उसके बारे में अच्छी बातें न कह के बुरी कामनाएं की जाती हैं, तो उसको हमने कर्ष का नाम दे दिया कि ये तो हमको श्राप दे रहे हैं, ये हमको शाप दे रहे हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल देख के समझने का प्रयास करता हूं। ये भी हम रफ कर देते हैं, आप डेफिनेशन को नोट करिए, नोट्स बनाइए, जहाँ पर चीज़ें समझ में ना आए वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, नोट्स को कंप्लीट करते हुए और समझते हुए चलिए। एक बार आप समझिए वीडियो को, दोबारा वीडियो को फिर से प्ले करिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। अभी आपको बेसिक जानकारी दी जा रही है कि आप पहचान सकें कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कैसे होते हैं। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे नियम, कानून, विधियां, तरीके आपको आगे क्लासेस में बताए जाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, एक हिंदी वाला पूर्ण विराम और एक अंग्रेजी वाला पूर्ण विराम, मतलब पूर्ण विराम और फुल स्टॉप दोनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हैप्पी जर्नी, गो टू द हेवन, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप लंबी उम्र जिए। बुरी बातें बतानी हो, बुरी कामना करनी हो, मे यू गो टू द हेल, ईश्वर करे आप नरक में चले जाएं। तो इन सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे? हृदय की भावनाएं, डिजायर्स, प्रेयर्स या विशेष रहेंगी, और मार्क कुछ और। कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करने जा रहा है, आप उसको प्रेरणा देने के लिए उसको विशेष देते हैं, गुड लक। किसी का कोई बर्थडे है, एनिवर्सरी है, हैप्पी बर्थडे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो हैं जो हृदय की इच्छाओं के बारे में, प्रार्थनाओं के बारे में, कामनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। इनको पहचानने का तरीका, तो एक तो डेफिनेशन को आप पढ़ते ही जान जाएंगे, मैंने आपको बताया इच्छाएं, कामनाएं। दूसरा, इस मार्क से आप पहचानेंगे, मे ही गो टू द हेवन, ईश्वर करे वह स्वर्ग में चला जाए, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। हैप्पी जर्नी, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर आपको दीर्घायु करें। मे यू गो टू द हेल, भगवान करें आप नरक में चले जाएं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग किसी से नाराज वगैरह होते हैं तो कहते हैं। गुड लक, आपका भाग्य अच्छा हो या
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी, गेट वेल सून, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको आगे जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फिर से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको अलग टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा, तो और डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। अब हम सेंटेंस के अगले हिस्से की मैं बात करूं, नेक्स्ट आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपरेटिव शब्द बेटा इंपरेशन से बना है, इंपरेशन नाउन है। इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसे वाक्य जो आज्ञा को, प्रार्थना को, सलाह को, चेतावनी को, निर्देश को इत्यादि को दर्शाते हैं, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो मैं कहूं इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेशन से बना हुआ शब्द है इंडिकेट्स, ये दर्शाता है, या इट एक्सप्रेसेस, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अ डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, कमांड को दिखाएंगे, रिक्वेस्ट को दिखाएगा, और क्या क्या बताएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस आपको बताते हैं, कह सकते हैं हम इन्विटेशन, तो कमांड बताएंगे, निर्देश, रिक्वेस्ट, प्रार्थनाएं, इन्विटेशन, आपको किसी बारे में जानकारी दी जाती है। आपको इनवाइट शब्द से बना इन्विटेशन, इनवाइट, जब आप किसी को बुलाते हो, कुछ बताते हो, निर्देशित करते हो। आप अगर हम अगले प्रकार की बात करें तो मैंने आपको काइंड्स में बताया था इंपरेटिव सेंटेंसेस है। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं, डिफिनेशन की मैं बात करूं तो मैंने लिखा हुआ है इट इंडिकेट्स, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अ डायरेक्ट कमांड, कमांड निर्देश, रिक्वेस्ट जिसको आपने प्रार्थना कहा, ये निर्देश को, प्रार्थना को, आदेश को, कमांड का मतलब निर्देश, क्या आदेश कहिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है तो निर्देश यहाँ आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन ना हुआ होता तो आदेश और निर्देश, आप किसी को कार्य को करने का आदेश देते हैं या किसी कार्य को कैसे करना है ये निर्देशित करते हैं। निर्देशित करने के लिए निर्देश शब्द है, इंस्ट्रक्शन का यूज होता है, और कमांड को आप आदेश कहते हैं। अगर हम सेंटेंस के अगले टाइप की बात करें तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? इट इंडिकेट्स अ डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सप्रेसेस, इंडिकेट्स दोनों एक ही शब्द हैं। इट इंडिकेट्स या इट एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, एटसेट्रा। ये क्या करते हैं? एक डायरेक्ट कमांड को दिशा निर्देश, प्रार्थनाएं, चेतावनियां इत्यादि के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे सेंटेंस जो इस तरीके की जानकारी रखते हैं, इस तरीके की जानकारी हमको देते हैं, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जैसे मैंने कहा, इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक और तरीका है जो बेसिक तरीका है। इनकी शुरुआत ज्यादातर किससे होती है? हिंदी में मैं कहूं तो क्रिया से होती है, क्रिया से शुरुआत। और अगर मैं शुरुआत में क्या आता है, ऐसी भाषा में समझिए, वर्ब से होती है। अथवा कोई भी निर्देश देना हुआ या रिक्वेस्ट करना हुआ तो आपको वर्ब के अलावा
प्लीज वगैरह, लेट वगैरह के भी यूजेस मिलते हैं। इसीलिए मैंने कहा सामान्यतः शुरुआत वर्ब से होती है। केवल ये कह देना कि शुरुआत वर्ब से होती है थोड़ा सा तथ्यपूर्ण नहीं होगा। मैंने कहा इनकी शुरुआत वर्ब से होती है। रिक्वेस्ट दिखाना है तो आप प्लीज का यूज कर सकते हैं। आदेश वगैरह देने के लिए लेट का भी यूज होता है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग वैरायटी हैं, आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत होती है क्रिया से। अच्छा, क्रिया से शुरुआत होती है लेकिन कर्ता जो है, भाई मैं किसी को निर्देश दूंगा तो हम ऐसे दीवार को देख के या छत को देख के या बाहर देख के या पंखे को देख के तो कहेंगे नहीं कि जाओ एक गिलास पानी ले आओ। सामने मेरे कोई विषय वस्तु जिससे मैं बात कर रहा हूं, कोई व्यक्ति उपस्थित होगा ना, इस वजह से बताया जाता है। और ये इसकी प्रकृति है कि इसके आगे एक सब्जेक्ट यू जो स्पीकर है, उसके सामने एक लिसनर यू, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं स्पीकर हुआ, तो सामने के लिए अगर कोई व्यक्ति उपस्थित है जो लिसनर है, मैं बोल रहा हूं मैं स्पीकर हूं, तुम का भाव छिपा रहता है कि एक गिलास पानी लाओ। आगे तुम छुपा हुआ है कि तुम एक गिलास पानी लाओ। तुमको लिखा नहीं जाता, तुमको बोला नहीं जाता। अच्छा भी नहीं, जैसे दो ही व्यक्ति हैं अगर मान लीजिए कमरे में, मैंने कहा एक गिलास पानी ले आओ, तो वहां तुम एक गिलास पानी ले आओ ऐसा करना जरूरी तो है नहीं, क्योंकि सामने एक ही जब व्यक्ति है। तो इस वजह से यू का भाव छिपा रहता है। शुरुआत ज्यादातर वर्ब से होती है, कुछ अन्य शब्द भी आते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो निर्देश को, प्रार्थना को, आदेश को, चेतावनी इत्यादि को दर्शाते हैं। इनमें यू छिपा रहता है, यू का सेंस छिपा रहता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देकर इनको समझते हैं। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब दरवाजा खोलो अगर मैंने किसी से कहा तो यहां कोई और व्यक्ति होगा ना दरवाजा खोलने के लिए, इसका मतलब सामने कोई उपस्थित है। तो मैं उसको तुम दरवाजा खोलो ऐसा कहूं ऐसा जरूरी नहीं है, इसी वजह से कहा जाता है। समझाने के मैंने लिख दिया है कि यहां इसकी शुरुआत में यू का भाव छिपा रहता है। अगर हम और बात करें, ये आपका कमांड हो गया। रिक्वेस्ट की बात करूं मैं, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। या एक और एग्जांपल, प्लीज हैव डिनर, कृपया रात्रि भोजन लीजिए। मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, अनुनय विनय कर रहा हूं कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, या कृपया आप, कोई अतिथि आता है आप कहते नहीं चलिए समय हो गया है भोजन कर लीजिए, आप रात्रि भोजन डिनर कर लीजिए। अगर मैं चेतावनी की बात करता हूं, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। अब जैसे इस समय गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, हम लोग छोटे छोटे थे तो घर वाले डराते थे बाहर मत निकलना, भूत पकड़ ले जाएगा, धूप में कि बच्चे बाहर न जाएं। आप किसी को चेतावनी देते हो, आपने कोई सामान रखा हुआ है कहीं पर, आपका छोटा भाई बहन या कोई भी उसको छूने के लिए आगे बढ़ता है तो आप उसको चेतावनी करते हो गए उधर मत जाना। धूप बहुत तेज है, आप घर से कहीं बाहर निकलना चाहते हो, घर वाले आपको चेतावनी देते हैं कि भैया इतना तेज धूप है कहाँ जाओगे, वहां मत जाओ, बाहर मत जाओ। शोर मत मचाओ। ये सब क्या है? ये सब चेतावनियां हैं। इंस्ट्रक्शन की मैं बात कर लेता हूं, मैं नंबरिंग कर देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ये सारे एग्जाम्पल्स ही हैं बेटा। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल को देखेंगे, समझेंगे, खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, चीज़ें उतनी ही क्लियर होंगी। पांचवें एग्जाम्पल की मैं एक लास्ट एग्जाम्पल और देके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बताता हूँ। जैसे आपको कोई निर्देश दिया जा रहा है, आपको ये बताया जाता है कि जब आप सड़क पे चलिए तो अपने से बाएं चलिए, दाहिने तरफ का स्थान गाड़ियों के जाने के लिए है, आप से दाएं, आप सड़क के बाएं तरफ से चलेंगे। लेफ्ट साइड में इंडिया का ये रूल है,
चाहे वो वॉक करना हो या ड्राइव करना हो, आप अपने से बाएं रहेंगे। तो वॉक टू द लेफ्ट, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देशित किया गया। तो इस तरीके से ऐसे शब्द जिनसे कमांड, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, वार्निंग या इंस्ट्रक्शन, ऐसे वाक्य जिनसे इन सभी चीजों की जानकारी हो, जिनकी शुरुआत में वर्ब आए अथवा प्लीज आए अथवा लेट आए अथवा बहुत सारी चीजें आती हैं। सामान्यतः 90% वाक्यों की शुरुआत में वर्ब आता है, क्रिया से शुरुआत हो, इसीलिए आपको बता दिया गया है समझाने के उद्देश्य से, और छोटी क्लास के भी बच्चे थोड़ा सा बेहतर समझ सके। इसलिए जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन लेते जाओगे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। आगे की वीडियोज़ में आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी। मैंने कहा ना कि ये पहली वीडियो है, केवल हर चीज़ के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। बस अभी आपको किसी भी सेंटेंस की प्रकृति के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप केवल जानते रहिए, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ आपको संपूर्ण तरीके से किसी भी मुद्दे को, किसी भी टॉपिक को ये समझ कर कि ये आपको पहले से पता है या ये काम का है, ये काम का नहीं है, ये समझ कर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको एकदम जीरो से लेके और एडवांस लेवल पे जितना आपकी क्षमता लायक है, जितना आपके कोर्स की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए। तो मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, एक्सप्रेस, इंडिकेट्स, दोनों का मतलब सेम है, इन्विटेशन, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन। मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब एक और बचता है सेंटेंसेस के। अगर मैं हिस्सों की बात करूं, पहले इसे रफ कर लेते हैं। अब हम सेंटेंस के एक और भाग के बारे में बात करेंगे जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ये सेंटेंस का एक और प्रकार है। इसे हम विस्मयादिबोधक के नाम से भी पहचान सकते हैं। डिफिनेशन कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए, इट कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग्स एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। ये सेंटेंसेस के काइंड्स में है। इसे विस्मयादिबोधक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करता हूं तो ऐसे वाक्य जिनसे हृदय में उत्पन्न होने वाले उद्गार, उद्गार मतलब तीव्र भावनाएं, जो इस बात को दिखाती हैं, किस बात को, प्रसन्नता के अर्थ को, दुख, अपार दुख, आश्चर्य। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच था, विराट कोहली स्ट्राइक पे थे, आपको क्रिकेट मैच वो याद होगा, 6 विराट कोहली ने हिट किया, लोग एक्साइटेड हो गए, वाह कितनी दूर गेंद गई। आप किसी सुंदर वस्तु को देखते हो, कोई फूल है, वाह कितना सुंदर फूल है। किसी छोटे बच्चे को देखते हो, किसी छोटे जानवर के बच्चे को देखते हो, कोई ऐसे क्यूट सी चीज जिसको देखते ही आपके मुंह से अनायास ही एक शब्द निकलता है, वाह, आहा। घर पे आप लौट के आए पढ़ाई लिखाई करके, आपकी कोई फेवरेट चीज़ बनी है, घर में घुसते ही आपको स्मेल आए, कहते हो वाह वाह वाह। या आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हो जो आपको आश्चर्य से भर देते हैं, तो आप कहते हो कि अरे इतना सुंदर वस्तु है, अरे इतना अच्छा व्यक्ति है, अरे इतनी ऊंची इमारत। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कन्वे करते हैं, धारण करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स को, तीव्र इच्छाओं को, कामनाओं को, और इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। दूसरी परिभाषा में कह सकता हूं, इट शोज एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, प्रसन्नता, शारोनस, ग्रिफ, दुख के बारे में, प्रसन्नता के बारे में, इससे संबंधित भावनाएं जिन वाक्यों के द्वारा प्रकट की जाती हैं, जिन वाक्यों के माध्यम से प्रकट की जाती हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यूजुअली बिगिन विद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। सामान्यतः इसकी शुरुआत एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन से होती है। प्रोनाउन का आपको प्रोनाउन के बारे में बताया जाता है, प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बताया जाता है। तो आपको इसके बाद नाउन की क्लासेस और उसके बाद प्रोनाउन की क्लासेस में प्रोनाउन के बारे में बताया जाएगा। तो आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में वहाँ भी बताया जाएगा।
जैसे हाउ या व्हाट, कितना और क्या, इनसे सामान्यतः शुरुआत होती है। इन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि किसी के हृदय में उत्पन्न भावनाएं हैं जो व्यक्त की गई हैं। भावनाएं प्रसन्नता वाली भी हो सकती हैं, भावनाएं निराशा वाली भी हो सकती हैं। सामान्यतः इन दो शब्दों से शुरुआत होती है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अगर कोई खुश है, प्रसन्न है, अगर मुझे जॉय को दिखाना है, जॉय, मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। अगर मुझे सॉरोनेस को दिखाना है, अगर मुझको एक्सक्लेमेशन को दिखाना है, अगर मुझे ग्रिफ के बारे में बात करना है, आप यूज करते हो आहा, प्रसन्न होते हो आप कहते हो वाह। आप एक शब्द और यूज करते हो ज्यादातर, वाव, ट्रेंडिंग वाला शब्द है, आजकल फैशन में है। आपको दुख दिखाना है, कहीं आप जा रहे थे, आपने अपने वॉलेट में रखा हुआ था, आपने अपने पर्स में 500 का नोट रखा हुआ था, गिर गया है, आप कहते हो ओह। मैंने यहां बताया आपको हाउ, व्हाट। ग्रिफ की मैं बात करूं, अलास, आह, इन सभी शब्दों को आप देखते ही वाक्य में पहचान जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला वाक्य है। इसमें एक्सक्लेमेशन को दिखाने के लिए, हृदय की भावनाओं को दिखाने के लिए, ऐसी भावनाएं जो प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य इत्यादि को दर्शित करती हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, प्रसन्नता दर्शाना हुआ कुछ शब्द, दुख, एक्सक्लेमेशन, ग्रिफ इत्यादि को दर्शाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ज्यादातर शुरुआत होती है हाउ या व्हाट से। उसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आपने किसी सुंदर फूल को देखा, आपने किसी ऊंची इमारत को देखा, तो आपके मुंह से अनायास ही निकल आता है हाउ हाई बिल्डिंग इज, कितनी ऊंची इमारत है। आप पहली बार कहीं जाते हो, अब ऐसा व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है, जो गांव में ही पला बढ़ा है, उसे शहर में ले जाइए तो वो 80% से ज़्यादा चीज़ों को आश्चर्य के भाव से ही देखता है कि अरे इतना बढ़िया दुकान है, अरे इतनी बढ़िया गाड़ी है, अरे इतना ऊंचा भवन है, ऐसा भी होता है क्या, अरे ये चीज़ यहाँ भी आ गई है क्या, अरे ये तो नई चीज़ है। तो ये जो आप अरे शब्द का यूज़ करते हो हाउ, या आपको किसी ने कोई जानकारी दिया और आपको मुंह से उसके प्रत्युत्तर में निकलता है क्या। जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, फोन आया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उठाते हैं फोन पे, कहते हैं क्या, और भाव बदल जाता है। तो वो उन्होंने पहले पूर्व नियोजित नहीं है कि किसी का फोन आएगा, कोई हमें दुख का समाचार देगा तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा। वो हृदय से उत्पन्न होने वाले स्ट्रांग इमोशंस हैं जो खुद से ही एक्सप्रेस हो जाते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप किसी छोटी प्यारी बच्ची को देखते हो तो आपके मुंह से निकलता है कि कितनी सुंदर बच्ची है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर से जानिए, प्रसन्नता को, दुख को, हृदय में उत्पन्न तत्काल भावनाएं कुछ शब्दों के माध्यम से, सामान्यतः आहा, वाह, वाव, ओह, हाउ, व्हाट, अलास, आह। जैसे आपका किसी बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, आप शब्द का प्रयोग करते हो अलाश, आई एम रुइंड, मैं तबाह हो गया। रुइन से बना है रुइंड, पास्ट टेंस में ईडी फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, आपको पार्टिसिपल में पढ़ाया जाएगा आगे। तो इन शब्दों द्वारा, या आपकी फेवरेट खिलाड़ी ने, या आपके नेशनल टीम ने, या आपकी अपनी टीम ने, क्रिकेट वगैरह आप खेल रहे हैं, जीत दर्ज कर ली, आहा। ऐसे वाक्य जिनसे इमोशंस, फीलिंग्स, तत्काल जो हृदय में उत्पन्न होने वाले उद्गार हैं, स्ट्रांग इमोशंस,
चाहे वो प्रसन्नता वाले हों, चाहे वो दुख वाले हों, चाहे वो करुणा वाले हों। आप रास्ते से जा रहे हो, किसी निरीह जीव को आपने देखा जिसको चोट लगी है, आप उसके पास जाते हो कि ओह बेचारे के पैर पे किसी ने, लोग रेसलेस ड्राइविंग करते हैं, पैर पे चढ़ा दिए किसी कुत्ते बिल्ली के। कोई छोटा सा पक्षी है, वो इस समय गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, वो गर्मी से परेशान है, तो आपको उसको देखते ही आपके हृदय में करुणा की भावना उत्पन्न हो जाती है और आपके मुंह से अनायास से निकल पड़ता है ओह। किसी की मृत्यु हो जाती है, आप इन शब्दों का प्रयोग करते हो। आपको पहचानने का तरीका बता दिया गया। आप यूजुअली बिगिंस विद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस लाइक हाउ, व्हाट। हाउ और व्हाट से सामान्यतः शुरुआत होती है, और भी कुछ शब्द जैसे मैंने बताया आपको अलास, ओह, आह, आहा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे सेंटेंस के डिफिनेशन, सेंटेंसेस के काइंड्स से संबंधित क्लास। अगली क्लास आपकी एक नए टॉपिक पे रिलेटेड होगी, आपको जल्द ही उसके बारे में बताया जाएगा। आई होप कि आपको सेंटेंस और सेंटेंस से रिलेटेड बेसिक चीज़ें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस के काइंड्स के बारे में जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। अगर रोचक और ज्ञानपूर्ण लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा के रखें। और जल्द ही आपको नेक्स्ट क्लास के बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।